Salam class, welcome to the series of lecture of Advanced Object Oriented Programming, Lecture 2, Part 2, Week 3. Today's study, first of all, we recap our previous studied lecture. Then we see what is modality, coupling and cohesion, what is difference between interface and implementation. So for recap, we have studied the feature of advanced object oriented programming, functions that operate on data of an object are tied together in a data structure. Object may communicate with each other through functions. New data and function can be added easily whenever necessary. OOP concepts: message, a class or an object must possess a matching method to be handle the received message. Method: a method defined for a class is called class method, and a method defined for an object is called an instance method. तो बेसिकली आपके पास OOP के फीचर हमने क्या देखे थे कि OOP आपके पास एडवांस OOP एक ऐसा आपके पास फीचर है या ऐसा आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्लासेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू ऑब्जेक्ट्स होती है, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास कोई मेंबर फंक्शन होते हैं। उन मेंबर फंक्शन के थ्रू हम आपस में डिफरेंट क्लास की कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि आपके पास हमने एक देखा था कि मेरे पास एक शेप की, जो कि हमने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में देखा था कि शेप आपके पास एक पेरेंट क्लास है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल आपके पास उसकी चाइल्ड क्लास है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो आपके पास थ्रू मेंबर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर, जिसको हम स्पेशल मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, उनके थ्रू हो रहा था आपके पास। और इसके अलावा हमने एक ये भी फीचर देखा था कि एज कंपेयर टू प्रोसीड्यूर लैंग्वेज, OOP या एडवांस OOP के अंदर न्यू फीचर ऐड करना इजीली आपके पास होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस लैंग्वेजेस। देन हमने देखा था OOP के अंदर मैसेज का कंसेप्ट। मैसेज बेसिकली आपके पास क्या होता है कि मैसेज, जब भी हम किसी भी क्लास के कोई मेंबर फंक्शन को कॉल अप करते हैं तो उसके लिए एक मैसेज आपके पास गो थ्रू होता है उस मेंबर फंक्शन के लिए। मैसेज में क्या चीज़ें होती हैं कि उस फंक्शन का आपके पास रिक्वायर पैरामीटर्स क्या हैं, उस फंक्शन को हम किस क्लास के ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो फंक्शन किस टाइप का है, आपके पास सिंपल मेंबर फंक्शन है या आपके पास कंस्ट्रक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हम उस मैसेज के थ्रू पास आउट करते हैं और हमारे पास जो ये मेथड बेसिकली वो उसको मैचअप करता है। अगर किसी मेथड के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी जो हमने प्रोवाइड की वो उसके साथ मैच कर रहा होगा तो वो उसको मैच करके उसको हैंडल करते हैं मैसेज को। और मेथड आपके पास, अगर मैं क्लास के अंदर किसी क्लास के मेथड को कंस्ट्रक्ट करूँगा तो वो मेरे पास क्लास मेथड होगा, और जब मैं उसको मेन के अंदर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल अप करूँगा तो मेरे पास इंस्टेंस मेथड होगा आपके पास। ठीक है, देन we will see association. Whenever two objects are related with each other, the relationship is called association between objects. तो बेसिकली आपके पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ गया इसके अंदर। Aggregation is specialized form of association. In aggregation, objects have their own life cycle, but there is ownership, and child object cannot belongs to other parent object. But this is only
an ownership, not a life cycle control of child control through parent object. तो बेसिकली आपके पास एग्रीगेशन क्या था? एग्रीगेशन आपके पास एक एक्सटेंडेड कंसेप्ट है आपके पास एसोसिएशन के अंदर, जिसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड का ही कंसेप्ट है लेकिन विद मोर डिटेल। उसमें वो ये कह रहा है आपके पास कि पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड पेरेंट की प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकता है। और इन दोनों का अपना एक लाइफ साइकिल में इन दोनों के अपने एक एग्जीक्यूशन, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एक साइकिल होगा। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आपके पास इनहेरिट होती हैं, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट्स के अंदर इनहेरिट हो। ठीक है, तो ऑपोजिट नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल हमने देखा था टीचर, स्टूडेंट, पर्सन, एड्रेस। Composition is again specialized form of aggregation, and we can call this as life, death, relationship. It is a strong type of aggregation. Child object does not have their life cycle, and if parent object delete, all child object will also be deleted. For example, house and room. तो आपके पास अगेन कंपोजिशन आपके पास एक्सटेंडिंग फॉर्म में एग्रीगेशन की, जिसमें आपके पास डेथ और लाइफ का कंसेप्ट आता है। उसमें वो ये चीज़ ये डिनोट करना चाह रहा है कि जब भी आपके पास अगर मैं किसी पेरेंट को डिलीट करूँगा तो उससे रिलेटेड जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो भी आपके पास ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उनका लाइफ साइकिल एंड हो जाएगा आपके पास। सो वी कम टू टुडे लेक्चर. We see what is modality. The modality means that the logical components of a large program can each be implemented separately. Different people can work on different classes. Each implementation task is isolated from others. This has benefit not just for organizing the implementation but for fixing problem later. तो मोडेलिटी बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है कि मेरे पास एक लार्ज प्रोग्राम है और उस लार्ज प्रोग्राम के लिए मेरे पास लेट्स से मल्टीपल उसके लिए मेरे पास प्रोग्रामर हैं और हर एक प्रोग्रामर का मैंने एक स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कर दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपके पास जो बड़ा सब एक लार्ज प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम्स में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा आपके पास टाइम लेस लगेगा क्योंकि मल्टीपल डेवलपर वर्क होंगे, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होगा। मल्टीपल डेवलपर्स अगर हम उनको एक क्लास मल्टीपल डेवलपर्स जिनके एक हम टास्क मल्टीपल डेवलपर को दे देते तो उसमें आपके पास इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंस हो जाता। ठीक है, तो लेकिन एडवांस रूप का ये फ़ायदा है कि हम सेपरेटली टास्क दे के सारी क्लासेस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एक मॉडल जब आपके पास से मॉड्यूल्स होते हैं तो मॉड्यूल्स की बेसिस पे ये वर्कआउट करता है कि डिफरेंट मॉड्यूल डिफरेंट पेपर्स को दे के एंड में जब कंपाइल करें तो उनको मर्ज करके एक आउटपुट जनरेट कर दें। देन कपलिंग डिफाइंस हाउ डिपेंडेंट वन ऑब्जेक्ट ऑन another object, that is uses. Coupling is a measure of strength of connection between any two system components. The more any one component know about other component, the tighter was the coupling is between those component. तो बेसिकली आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि कपलिंग मीन्स कि दो क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में अगर डायरेक्टली लिंकअप हो रहे हैं तो वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कपलिंग होंगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो इनडायरेक्टली एक दूसरे का लिंक होंगे उतना ज़्यादा वो आपस में वीक कपलिंग में होंगे, लूज कपलिंग होगी आपके पास। एग्जाम्पल क्या आपके पास, लेट्स से हमारे पास इस टाइम दो क्लासेस हैं। एक आपके पास क्लास है कस्टमर रिपोजिटरी और एक आपके पास क्लास है डेटाबेस की। अब हम क्या कर रहे हैं
कि डेटाबेस की क्लास को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कस्टमर की क्लास के अंदर, और आपके पास अगर हम लेट से देखें तो डेटाबेस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कस्टमर क्लास के अंदर। उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के बाद और उसका एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास पब्लिक है, यानी कि इसी क्लास में एक्सेस होगा। हम कस्टमर के कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटाबेस पास कर रहे हैं, डेटाबेस की क्लास को पास कर रहे हैं। उसके लिए हम दो चीज़ें करें, या तो हमको कोई कांस्टेंट देंगे या उसको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट देंगे। देन हम इसी के क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसमें दोनों डेटाबेस के और एक तो खुद उसकी क्लास भी और उसका मेंबर फंक्शन जो कि स्पेशल मेंबर फंक्शन वो भी यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। देन हमने क्या किया, दोबारा वॉइड ऐड जो कस्टमर का मेंबर फंक्शन है उसके अंदर जो कि कस्टमर का नाम ऐड कर रहा है, दोबारा हमने क्लास डेटाबेस के ऐड रो के फंक्शन को कॉल किया। तो इनमें टाइट आपके पास कपलिंग है, कोई वर्चुअल कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा, और दोनों एक दूसरे के तकरीबन कस्टमर डेटाबेस के सारी जो चीज़ें हैं आपके पास उसके मेंबर फंक्शन हैं उन सबको यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो जितना ज़्यादा एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे उनके अंदर उतनी ज़्यादा कपलिंग होंगी। तो ये बेसिकली आपके पास एक टाइट कपलिंग है। अगर हम लूज कपलिंग की बात करें इसी एग्जांपल को, अगर इसी एग्जांपल के अंदर हम एक और क्लास एक्सटेंड करते हैं, उस क्लास के थ्रू हम कस्टमर को करें और फिर डेटाबेस की क्लास जो हम नई क्रिएट करेंगे उसके थ्रू हम फिर दोबारा डेटाबेस की क्लास को हम एक्सेस करें, तो इसमें आपके पास क्या है, एक तो वर्चुअल का कंसेप्ट भी आ गया और हम एक इंटरमीडिएट क्लास के थ्रू दोनों क्लासेस के बीच में कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या करें, लूज। जब भी आपके पास डायरेक्ट आपस में क्लासेस का इंटरेक्ट होगा और जितने भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर होंगे तो वो आपके पास टाइट कपलिंग में होगा। जब भी आपके पास दो क्लासेस का किसी इंटरमीडिएट क्लास के साथ लिंकअप होगा तो वो आपके पास लूज कपलिंग होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट जब भी आपके पास दो क्लासेस आपस में रिलेट होंगी तो उनके बीच में आपके पास जो कपलिंग होगी वो वीक होगी या लूज होगी। जब भी दो क्लासेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होंगी तो उनके बीच में जो कपलिंग होगी वो आपके पास टाइट कपलिंग होगी। ठीक है, नाउ वी सी व्हाट इज कोहेजन। कोहेजन डिफाइंड हाउ narrowly defined an object is functional. Cohesion measures how strongly objects are related. Cohesion is a measure of how logically related the parts of an individual components are to each other and how the overall components, the more logically related the part of component are to be each other, higher better the cohesion of that component के। तो आपके पास एक रूल है कि जब भी आपके पास दो क्लासेस के बीच में लूज कपलिंग हो या लो कपलिंग होगी आपके पास और टाइट कोहेजन होगी, वो आपके पास एक गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट है या एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोहेजन का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा दो आपके पास क्लास के ऑब्जेक्ट लॉजिकली आपके पास रिलेटेड हैं। इसके एग्जांपल क्या है मेरे पास, अगर हम शेप ट्राइंगल और रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि कोहेजन इसमें हाई है या लो है। इसके अंदर कोहेजन आपके पास हाई है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक शेप के जो एरिया का फंक्शन है हम उनको रिलेट कर रहे हैं लेकिन चेंज कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आपस में लॉजिकली रिलेटेड होंगे, एरिया इस फंक्शन का मेन पर्पस क्या है कि इस का आपको एरिया कैलकुलेट करके देना। तो ये मेन लॉजिकली आपके पास ये सेम कंसेप्ट को डिनोट कर रहा है।
चाहे क्लासेस या आपके पास शेप चेंज होती रहें, लेकिन शेप कोई भी हो सकती है जो कि पेरेंट्स है आपके पास, उसके बाद चाइल्ड आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी चाइल्ड की शेप होंगी वो पेरेंट में तो किसी न किसी शेप के लिए होंगी आपके पास, और वो पेरेंट के एरिया के फंक्शन को यूज़ करें, तो इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग लॉजिकली कनेक्टेड हैं आपके पास। लेकिन इसमें एक क्लास में आपके पास क्या वीकनेस है इसके अंदर कि ये लूज नहीं, ये हाइक आपके पास कपलिंग को भी कर रहा है। लेकिन हमने क्या कहा है कि जब आपके पास लो कपलिंग होगी और आपके पास हाई कोहेजन होगी, तो वो आपके पास एक गुड सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन होगा आपके पास। ठीक है, नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज इंटरफेस। एंड इंटरफेस इज अ contract consisting of group of related function prototype whose uses is defined but whose implementation is not. And interface definition specify the interface member function called methods, their return type and number and types of parameters and what they must do. This is now implementation associated with an interface. तो बेसिकली आपके पास इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेसेस हमारे पास एक ऐसी आपके पास प्रोटोटाइप होती है किसी भी फंक्शन की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि उस क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके पास फंक्शन होते हैं वो हम उस अगर हमने किसी क्लास को एक्सटेंड किया है, पहले दो चीज़ों का कंसेप्ट आप देखिएगा जो कि हम इन फ्यूचर और मोर डेप्थ पढ़ेंगे। दो चीज़ें होती हैं आपके पास जावा के अंदर, एक होता है कि कोई क्लास एक्सटेंड कर रही है और एक होती है आपके पास कि कोई क्लास किसी क्लास को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब भी आपके पास कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करेगी तो वो आपके पास बेसिकली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, और जब भी कोई क्लास किसी को इम्प्लीमेंट करेगी तो वो आपके पास इंटरफेस का कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस और इनमें फ़र्क क्या है? इनहेरिटेंस जब भी आपके पास होगी यानी कि एक्सटेंड जब भी हम करेंगे तो ज़रूरी नहीं हम उस क्लास के सारे फंक्शंस को ही यूज़ करें, लेकिन जब मैं किसी को इम्प्लीमेंट करके क्लास को उसमें बाइंड करूँगा तो इम्प्लीमेंटेशन में मुझे उस क्लास के जितने भी फंक्शन होंगे उन सबको मैंने प्रोटोटाइप तो मैंने लाजमी लिखनी होगी, चाहे यूज़ हो या ना हो। ठीक है, तो ये इंटरफेस में और आपके पास एक क्लास में फ़र्क है, और एक एक्सटेंड से क्या होगा और इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा। जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करेंगे तो मेरे पास एक इंटरफेस होगा, और जब मैं एक्सटेंड यूज़ करूँगा तो मेरे पास एक क्लास होगी जो कि मेरे पास कस्टमाइज क्लास भी हो सकती है और सिस्टम क्लास भी हो सकती है। लेट्स से अभी आपके पास एक कंसेप्ट है कि इंटरफेस का, मेरे पास एक क्लास है शेप की, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, ये उसके मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। एन इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन इज द कोड a programmer supplies to carry out the action specified in an interface definitions के। तो बेसिकली आपके पास जो जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जितने भी उस इंटरफेस के हमारे पास फंक्शन होंगे हम उन सारे फंक्शन को क्लास में कॉल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी अब लेट से आपके पास प्रीवियस ऊप में आपके पास एग्जांपल आती थी वर्चुअल फंक्शन की। वर्चुअल फंक्शन आपके पास क्या होते हैं? वर्चुअल फंक्शन आपके पास वो होते हैं जो कि बेसिकली डिफ्रेंशिएट करे कि लेट से जब मेरे पास एक ही नाम के दो फंक्शन डिफरेंट लोकेशन में कॉल आउट हों, यानी कि एक मैं कॉल कर रहा हूँ चाइल्ड के अंदर और एक मैं कॉल कर रहा हूँ
पेरेंट के अंदर। तो जब इन दोनों के बीच में आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है, लेट्स से दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, कोई चीज़ उनमें डिफरेंट नहीं है। जब मैंने पेरेंट और चाइल्ड के बीच में इन दोनों आइडेंटिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो मैं पेरेंट की क्लास के अंदर वर्चुअल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम फिर पेरेंट की क्लास के साथ उसको कॉल अप करेंगे तो वो आपके पास पेरेंट को करेगा, और इसी तरह जब चाइल्ड को करेंगे तो चाइल्ड को, ठीक है। अब आपके पास क्या है, लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन की क्लास है जो कि पब्लिकली शेप की क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो आपके पास पेरेंट के क्या थे, आपके पास एक उनके पास पेरेंट का था आपके पास शेप, जो कि आपके पास कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर है आपके पास, ये डिस्ट्रक्टर है आपके पास। जब भी आपके पास इस तरह के साइन आपके पास ये वाला साइन जब भी होगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये डिस्ट्रक्टर है। तो टोटल कितने फंक्शन, 1 2 3 4। अब आपके पास बेसिकली कितने आ रहे हैं, 1 2 3 कंस्ट्रक्टर आपके पास। हम अगर कॉल ना भी करें तो ऑटोमेटिकली खुद कॉल हो जाता है, ठीक है। तो शेप की क्लास के सारे यहाँ पे फंक्शन हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे हम उसको यूज़ करें या ना करें, लेकिन इम्प्लीमेंट हमने उसको यहाँ पे राइटअप ज़रूर करना होगा, ठीक है। देन इंटरफेस वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क होता है, ओनली द सर्विसेज द एंड यूज़र नीड्स आर represented, data hiding with use of encapsulation. Change in the class implementation should not require change in the class user code. Interface is still the same. Always provide the minimal interface. Use abstract thinking in designing interface. No unnecessary step. Implement the step in the class implementation के। तो बेसिकली वही आपके पास कंसेप्ट है कि जब मैं इंटरफेस यूज़ करूँगा तो इंटरफेस के अंदर आपके पास मल्टीपल उसके रिलेटिव मेथड्स होंगे, लेकिन जब मैं उसको किसी क्लास के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँगा तो चाहे क्लास के अंदर वो में से कोई भी एक यूज़ ना हो रहा हो, लेकिन मुझे उसकी वहाँ पर प्रोटोटाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। How to determine minimum possible interface, only what user absolutely need. Fewer interface are possible. Use polymorphism. Start with hiding everything private. Only use public interface. Try not to use public attributes. Instant get and set. Design your class from user perspective and what they need meet the requirement. तो बेसिकली आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि हम किस तरह से एक मिनिमम इंटरफेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक जो इंटरफेस बनाना है उसके लिए आपके पास एग्जैक्ट यूज़र की नीड के मुताबिक आपने बनाना है, जितना पॉसिबल हो कम उसके अंदर मेंबर फंक्शन हो, और आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आपके पास, और जितने भी आपके पास गेटर सेटर के फंक्शन होंगे उनको आपने प्राइवेट डिक्लेयर करना है, ठीक है, उनको आपने पब्लिक डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड आवर टुडे लेक्चर। वी विल सी advanced object-oriented programming concept in which we see modularity, coupling, cohesion, interface and implementation. अच्छा, क्लास एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि अब हमारी जो भी असाइनमेंट होगी और जो भी आपका कोई भी वर्क जो आपको मैं असाइन करता हूँ, अब आप लोगों ने वो मुझे थ्रू जो आपका LMS है वहाँ से हम कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों की कोई इशू है
वो भी आप मुझे जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तब आप लोगों ने मुझसे कंसल्ट करना है। तो मेरे ईमेल के ऊपर कोई भी अब अपना कोई भी असाइनमेंट या लैब मैनुअल सेंड नहीं करेगा। हम लोग अब LMS के थ्रू ही सारी कम्युनिकेशन करेंगे। तो आप लोगों के LMS के थ्रू ही मैं आप लोगों को असाइनमेंट साइन करूँगा। उसके लिए डे मैं उसमें आपको बता दूँगा, और उसी डे को क्लोजिंग डे से आपने पहले उसको सबमिशन करवानी है, और वो भी LMS के थ्रू। अब कोई भी अपना CR या GR को नहीं सेंड करेगा, हर कोई LMS के थ्रू ही मुझे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो आप सब ने LMS के ऊपर ही अपलोड करना है, और जितने भी आप लोगों के अपकमिंग असाइनमेंट्स होंगी वो मैं आप लोगों को LMS के ऊपर ही आपके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट हमारी कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट्स फॉरवर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो जितना भी अब हमारा वर्कआउट होगा वो हम LMS के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। सलाम क्लास, वेलकम to the series of lecture of advanced object oriented programming, lecture 3, week 2, part 1. Today study feature of advanced object oriented programming, then see concepts of advanced object oriented programming. Feature of advanced object programming in emphasize on data rather on procedure. Programs are divided into what are known as object functions that operate on data of an object are tied together in a data structure. Object may communicate with each other through functions. New data and functions can be added easily whenever necessary. तो बेसिकली अगर इसको मैं समराइज करूं तो आपको ये इसमें डिनोट कर रहा है कि जो आपके पास एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसका जो बेसिकली जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, और आपके पास जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके पास क्लास के होते हैं, और क्लास के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ और उनकी यूटिलिटी यानी कि फंक्शनैलिटी। जैसे हमने ह्यूमन की एग्जांपल ली थी कि ह्यूमन की क्लास है आपके पास, तो उसकी आपके पास फंक्शनैलिटी क्या है कि मेरे पास लेट्स से मेरे पास फीट है, तो फीट की फंक्शनैलिटी क्या है आपके पास कि आप वॉकअप करोगे। ठीक है, तो इसी तरह वो क्या कह रहे हैं कि हम एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है आपस में वो थ्रू आपके पास फंक्शन होती है, और हमने जब भी इसके अंदर कोई अपडेशन करनी होती है तो हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। देन कंसेप्ट ऑफ एडवांस OOP, classes and object, message and methods, encapsulation, association, aggregation, composition, inheritance, polymorphism, abstraction, modularity, coupling, coherence, interface and implementation. These are the basic concept of advanced object oriented programming. Now see what is classes. Classes and object. As we studied in OOP, object oriented programming use object, and object is a thing both tangible and intangible. Dot vehicle, employee, account. तो लेट्स से आपके पास बेसिक टेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम फिजिकली
किसी चीज़ के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसको हम राइट अप कर सकें। जैसे कि आपके पास ह्यूमन है, ह्यूमन के आपके पास एक टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होगी कि मेरी फेस का स्ट्रक्चर है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली इसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल क्या है कि मैंने अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी लाइफ कितने सर्व की है उसके बारे में मैंने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि एज मैंने प्रिडिक्ट करनी है थ्रू अपने एक्सपीरियंस को कि आप इतना, लेट से मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो चुके तो मेरी टोटल एज इस टाइम क्या हो। तो इस किस्म के डिफरेंट सिनेरियो के बेसिस पे आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज़ tangible and which one is not tangible. To create an object inside a compute program, we must provide a definition for object, how they behave and what kinds of information they maintain, called a class. And object is called an instance of a class. Object interact with each other via message. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है आपके पास कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जो कि बेसिकली एक क्लास होता है और उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें आपके पास होती हैं कि उसी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ की फंक्शनैलिटी। फिर इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, उस मेन फंक्शन को हम कॉल अप करते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास का। ठीक है। व्हाट इज मैसेज एंड मेथड? टू इंस्ट्रक्ट अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अ टास्क वी सेंड मैसेज टू इट। You can send message only to classes and objects that understand the message you send to them. A class or an object must possess a matching method to be handle the received message. A method defined for a class is called class method, and a method defined for an object is called an instant method. A value we pass to an object when sending a message is called an argument of the message. तो बेसिकली आपके पास क्लासेस की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो वाया आपस में फंक्शन जो क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू होती है। अब मैसेज इस सेंस में आप क्या चीज़ है आपके पास कि मैसेज में मीन्स उस लेट्स से मैंने किस क्लास का कौन सा मेंबर फंक्शन कॉल करना है और उस मेंबर फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करनी है। मीन्स कि वो 1 पैरामीटराइज है, 2 पैरामीटराइज है, 3 पैरामीटराइज है, या लेट्स से वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है या उसका मेंबर फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेन क्लास के अंदर उसको हम कॉल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमने पास करनी होती हैं। तो ये बेसिकली एक मैसेज होता है जो कि क्लास के किसी मेंबर मेथड या उसके स्पेशल मेंबर मेथड यानी कि कंस्ट्रक्टर को कॉल अप करता है विद इट्स रिक्वायरमेंट्स। देन मैसेज पासिंग कैसे कर सकते हैं हम? द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑब्जेक्ट send data to other object, ask the other object to invoke the method. In other words, object talks to each other via message. तो बेसिकली आपके पास वही चीज़ आ गई कि मैसेज में हम वो चीज़ें पास आउट करते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर है, जैसे कि उसका
लिस्ट ऑफ पैरामीटर, उन लिस्ट ऑफ पैरामीटर की डाटा टाइप। अब लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, अगर वो उसके फर्स्ट पैरामीटर उसका इंटीजर है और सेकंड पैरामीटर उसका कोई करैक्टर है, अगर मैंने इसको शफल कर दिया, पहले करैक्टर उसके बाद इंटीजर, तो ये भी मेरे पास एक रॉन्ग मैसेज पासिंग होगी। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ऑलरेडी हम इसको काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन अब इसको हम जावा में देखते हैं। इनकैप्सुलेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ data and operation into a class. Encapsulation is hiding the functional detail from the object calling it. For example, can you drive the car? Yes, I can. Answer is how does acceleration work? तो ये सारी उसकी हिडन प्रॉपर्टी है। डिटेल्स encapsulation hidden from the driver मीन्स के वो जो ड्राइव डिटेल, अब आपके पास क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो ड्राइव कर सकता है तो उसकी पर्सनल डिटेल वगैरह हमने हाइड कर दी है। उसके पर्सनल डिटेल क्या है, उसका लेट से हमने एड्रेस हाइड कर दिया है, उसका फ़ोन नंबर हाइड कर दिया है, बस उसका नाम शो हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट होती हैं, आप उस चीज़ को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर डिनोट कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन इन एडवांस ओ। एसोसिएशन, whenever two objects are related with each other, the relationship is called association between ऑब्जेक्ट्स। इसके एग्जांपल आपके पास क्या है, पेरेंट और चाइल्ड, ये दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं तो इनके बीच में एसोसिएशन है। देन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। इन एग्रीगेशन objects have their own life cycle, but there is ownership and child object cannot belongs to another parent object, but this is only an ownership, not a life cycle control of child control through parent object। तो बेसिकली एग्रीगेशन क्या होती है आपके पास, कि एग्रीगेशन एक्सटेंडेड आपके पास एक्सटेंड फॉर्म है एसोसिएशन की, और इसके अंदर आपके पास बेसिकली एक ओनरशिप का कंसेप्ट आता है। यानी कि अगर मैंने एक क्लास बनाई है शेप की और उसके साथ मैंने लेट्स से दो चाइल्ड बना दी हैं, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, तो ये टाइटली बाउंड होंगे उस पेरेंट के साथ। ओनरशिप, अब पेरेंट की ओनरशिप बन गई हैं रेक्टेंगल और आपके पास ट्राइंगल, जो कि हम लास्ट टाइम एग्जांपल देखी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं आपके पास कि जो चाइल्ड है उसको मैं पेरेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट मेन में बनाऊं और पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं चाइल्ड को एक्सेस करूं, ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। ठीक है, लेकिन चाइल्ड पेरेंट के का जो आपके पास फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ओनरशिप को डिनोट कर रहा होता है कि पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। पेरेंट के वो सारे जो आपके पास सब क्लासेस होंगी वो उसके ओनरशिप में आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर, पर्सन एंड एड्रेस। कंपोजिशन, अ कंपोजिशन इज अगेन specialized form of aggregation, and we can call this as a life and death relationship. It is a strong type of aggregation. Child object does not have their life cycle, and if parent object deletes, all child object will also be deleted. For example, house and
रूम। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ डिनोट करेंगे, अगर हम किसी चाइल्ड की जो ओनरशिप है, जिसको वो ओन कर रहा है, उस चीज़ को ही अगर हम डिलीट कर दें तो ऑटोमेटिकली सारे चाइल्ड डिलीट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं शेप की क्लास है जो कि पेरेंट है आपके पास, अगर मैं उसको डिलीट कर दूँ तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड की जितने भी उससे रिलेटेड होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म in OOP to design two or more entities that are different but share many common features. For example, feature common to all classes are defined in the superclass. The classes that inherit common feature from the superclass is called subclass. Let's say its example. Account is a superclass, current account and saving account is a child class. They inherit properties of account class. Why inheritance? Classes often share capabilities. We want to avoid recording these capabilities. The use of these would be best to improve maintainability, reduce cost, improve real world modeling. Benefit. Why inheritance and its benefit? No need to reinvent the wheel. Allow us to build on existing code without having to copy it, paste it or rewrite it again. To create the subclass, we need to program only the difference between the superclass and subclass that inherits from it. Make class more flexible. Then what is difference between composition and inheritance? Composition has a relation, inheritance is a relation. तो कंपोजिशन में आपके पास हैज़ का कंसेप्ट आता है और इनहेरिटेंस में आपके पास इसका कंसेप्ट आता है। ये इसका चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, तो हैज़ आपके पास इज आ गया। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपके पास बेसिकली हैज़ ये प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है। प्रेफर कंपोजिशन में नॉट श्योर अबाउट इनहेरिटेंस। Prefer composition when not all the superclasses function were reused by subclass. Inheritance need to tight coupling between subclasses with superclasses, harder to maintain. Inheritance hides some of compilation error which must be exposed. Inheritance is easier to use than composition. Composition make the code maintainable in future, especially when your assumption break using inheritance. So a discussion is incomplete without discussion of LSP सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो इसलिए आपके पास एक प्रिंसिपल होता है जिसे LSP कहते हैं। ये क्या कहते हैं आपके पास कि हम क्लासेस को आपस में कंबाइन करने के बजाय हम पॉइंटर्स के थ्रू इनको रेफर करें। देन आइडिया इज टू थिंक ट्वाइस व्हेन मेकिंग डिसीजन। One has to have proper reason why choosing composition inheritance. A car has engine. A car is a vehicle. Discussion. Then polymorphism. Polymorphism indicate the meaning of many form. Polymorphism
represent a method that can have many definitions. Polymorphism is related to overloading and overriding, which we already discussed in our previous lecture. Overloading indicate a method can have different definition by defining different type of parameter. Let's say get price void get price string name. Polymorphism overriding indicate subclass and the parent class has the same method, parameters and return type. Normally to be redefined a method in a parent. Abstraction. Abstraction is the process of modeling only relevant feature. The polymorphism and abstraction we have already discussed in our previous lecture, so I am just rewrite all the things again. Abstraction is the process of modeling only relevant feature, hide unnecessary detail which are irrelevant for current purpose, reduce complexity and adds understanding. Abstraction provide the freedom to defer implementation discussion by avoiding commitment to डिटेल. ये आपके पास एक एग्जांपल है. इसमें हम क्या करें, बेसिकली एक क्लास बना रहे हैं एडर की, जो कि हमें ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा हम देख चुके हैं. हम इसमें हाइड कर रहे हैं टोटल के डाटा टाइप को, और देन हम यहाँ पे उस मेन के अंदर एडर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हम उसको ये वैल्यू एडअप कर रहे हैं. और यहाँ पे हम जब उसका गेट टोटल थ्रू फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी basically feasible है. So I am going to summarize our today lecture. We have studied the feature of advanced object-oriented programming. Object may communicate with each other through function. Advanced object-oriented concept in which we see message and method, association, aggregation and composition. Thank you class, take care, Allah Hafiz.